नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम यहाँ पर आपके सीरीज लेके आए थे जिसमें हम सभी पिछले वर्षों में आपके जो भी सवाल आपके उत्तराखंड के एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हें हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे। दोस्तों, ये हमारी उस सीरीज की 11वीं वीडियो होने वाली है जिसमें आज हम कथनों पे आधारित सवालों को यहाँ पे करने वाले हैं। काफी सारे बच्चे कमेंट आए थे कि सर आप कथन वाले सवाल कराइए, क्योंकि आपको जो यूकेएसएससी है दोस्तों वो आपके कथन वाले सवाल भी आपसे पूछता है। ठीक है, 2 से 3 सवाल आपके कथन वाले वहाँ पे रहते ही रहते हैं। तो दोस्तों, उनको देखते हुए हम आज आपके लिए लेके आए हैं कथनों पे आधारित सवाल। और दोस्तों, ये वो सवाल हैं जो आपके पिछले वर्षों के पेपरों में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें से कोई भी सवाल मैं अपने मन से बना के नहीं लेके आया हूँ। ये सभी सवाल आपके पिछले वर्षों के पेपर में पूछे गए हैं। तो आइए, ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारी सीरीज की ये 11वीं वीडियो। इससे पहले हम आपकी हिंदी की और पॉलिटी की, साथ ही साथ आपके कंप्यूटर के सवालों की और उत्तराखंड के सवालों की वीडियोस आपके लिए ला चुके हैं, जो कि आपके पिछले वर्षों के पेपर में पूछे गए सवालों पर आधारित थी। ये वीडियो भी कुछ ऐसी ही आपके लिए होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके कथन वाले सवाल जो कि आपके पिछले वर्षों के पेपर में आपसे पूछे गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 क्या है दोस्तों आपका? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 क्या है आपका? मेहरा एवं फर्तियाल दरबारी गुटों का संबंध चंद वंश से था। कथन 2 है आपका, ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कोटाल तथा प्रहरी नामक कर्मचारी चंद वंश से संबंधित थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है ये दोनों कथन सही हैं या गलत हैं, या इसमें से कौन सा गलत है कौन सा सही है? इसने आपसे पूछा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि जो मेहरा और फर्तियाल दरबारी गुट थे, इनका संबंध चंद वंश से था। ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि मेहरा और फर्तियालों को जो है चंद वंश के राजाओं ने मंत्री और सेनापति बनाया था, जिसमें मेहरा आपके मंत्री होते थे और फर्तियाल आपके सेनापति होते थे। कथन 2 दोस्तों क्या है आपका? कि कोटाल तथा प्रहरी नामक कर्मचारी चंद वंश से संबंधित थे। तो हाँ दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा कि कोटाल तथा प्रहरी नामक कर्मचारी भी आपके चंद वंश से संबंधित थे। ठीक है, तो इस हिसाब से दोनों कथन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो आप देख लीजिए, ऑप्शन सी में लिखा है 1 और 2 दोनों सही हैं। तो हाँ दोस्तों, ये दोनों कथन आपके बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब दोस्तों हो जाएगा। आई होप इतना आपको पता होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सवाल नंबर आपका 2 पे। दोस्तों, सवाल नंबर 2 क्या है आपका? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद काल में नर्तक व नर्तकियों के लिए बजदार कर था। क्या ये कथन बिल्कुल सही है? कथन 2 देखिए, चंद काल में महाजन के लिए बदनिया कर था। तो आपने बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों देखिए, चंद काल में नर्तक व नर्तकियों के लिए बजदार कर था, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, चंद काल में नर्तक व नर्तकियों के लिए जो कर होता था उसका नाम था आपका बाजनिया कर। ठीक है दोस्तों, तो इसने यहाँ पे ये गलत लिखा है। ठीक है, ये जो बाजनिया कर था दोस्तों, ये था नर्तक व नर्तकियों के लिए। ठीक है, कथन 2 है आपका, चंद काल में महाजन के लिए बदनिया कर था। तो नहीं दोस्तों, जो बदनिया कर था वो था आपका नर्तक और नर्तकियों के लिए, और महाजन के लिए यहाँ पे ऐसा कोई भी कर नहीं था। ठीक है, तो देखिए पहले में लिखा है इसने बजदार कर था, तो बजदार के बदले अगर बाजनिया होता तो कथन 1 आपका सही हो जाता, और महाजन के लिए तो कोई कर नहीं था, तो ऑप्शन 2 तो आपका वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसने बाजनिया यहाँ पे नीचे लिख दिया था, जो कि गलत है दोस्तों। तो दोस्तों, ना तो इसका कथन 1 सही है और ना ही इसका कथन 2 सही है। ठीक है, तो 1 और 2 आपके दोनों ही आपके यहाँ पे गलत हो जाएंगे। ठीक है, देखिए चंद्रवंश के आपसे कर पूछता ही पूछता है, तो कुछ कर हैं खास खास जिनको आपने याद रखना है। ठीक है, इनमें से कुछ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आप उनको ध्यान में रखें। देखिए, जो पहला था दोस्तों आपका सबसे इंपॉर्टेंट, उसको आप ध्यान रखेंगे, वह है आपका मिझारी कर। ठीक है दोस्तों, मिझारी कर क्या था दोस्तों? तो ये कामगारों से लिया जाने वाला कर था। क्या दोस्तों? कामगारों से लिया जाने वाला कर कौन सा था आपका? मिझारी कर था। ठीक है, दूसरा आपसे दोस्तों ये पूछ सकता है, बुनकरों से लिया जाने वाला कर कौन सा था? ठीक है, जो आपके बुनकर होते थे उनसे कौन सा कर लिया जाता था? तो आप बताएंगे टांड कर या फिर तान कर। क्या दोस्तों? टांड कर या फिर तान कर जो है आपका बुनकरों से लिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि जो आपका कटक कर था वह किसके लिए वसूला जाता था? तो जो आपका कटक कर था दोस्तों, ये आपका सेना के लिए लिया जाता था। ठीक है दोस्तों, कटक हो गया, मिझारी कर हो गया, टांड कर हो गया आपका। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कर हैं जो आपसे बार बार आपसे एग्जाम में पूछता ही पूछता है, तो इनको आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, आई होप इतना आपको पता होगा। और आप इनका एक और कर ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो था आपका सिरती या सिरतान कर। क्या दोस्तों? सिरती या सिरतान कर, ये तो कई बार आपसे पूछता है कि सिरती या सिरतान कर दोस्तों कैसा कर था। तो दोस्तों, सिरती या सिरतान कर आपका एक नगद कर था, जो कि आपका
भोटिया या तिब्बत व्यापारियों से लिया जाता था। क्या दोस्तों? सिरती या सिरतान कर एक नगद कर था जो आपका भोटिया या तिब्बत के व्यापारियों से लिया जाता था। ठीक है, साथ ही साथ यह आपका जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने जाते थे यात्री लोग, उनसे भी ये वसूला जाता था। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। आई होप इतना आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। मेझारी कर, तांड कर, ठीक है, आपका सिरती या सिरतान कर, ठीक है, और आपका कटक कर। ठीक है, ये कुछ चीजें जो है आपने ध्यान में रखनी है। आई होप इतना आप यहाँ से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर आपका 3 की तरफ। दोस्तों सवाल नंबर 3 आपका क्या है? देखिए यहाँ पे अगर कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दोस्तों क्या है आपका? बाजूबंद प्रेम गीत होते हैं। जो आपके बाजूबंद हैं, क्या वो प्रेम गीत होते हैं? दूसरा दोस्तों आपका क्या है? छोपती स्त्री पुरुषों का सम्मिलित मंडलाकार नृत्य होता है। तो छोपती नृत्य है दोस्तों, ये स्त्री पुरुष का मंडलाकार नृत्य होता है। ऑप्शन 3 दोस्तों आपका है, कथन 3 है आपका, खुदेड़ गीत विवाह के अवसर पर दुल्हन की विदाई के समय गाए जाते हैं। और कथन 4 है आपका, मांगल गीतों का गायन जागरों के समय किया जाता है। तो आपने बताना है इसमें से कौन से कथन सही है, कौन से गलत हैं। तो दोस्तों देखिए, जो आपका बाजूबंद गीत है, क्या ये प्रेम गीत होता है? तो हाँ दोस्तों, बाजूबंद एक प्रेम गीत होता है जिसको जो है आपका पेड़ों के नीचे बैठ के गाया जाता है। आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गीत पेड़ों की छांव में बैठकर गाया जाता है? तो आप बताएंगे बाजूबंद गीत। और ये कैसा गीत दोस्तों? ये एक प्रेम गीत है। ऑप्शन 2, छोपती स्त्री पुरुषों का सम्मिलित मंडलाकार नृत्य होता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो छोपती नृत्य है, ये स्त्री पुरुषों का मंडलाकार नृत्य होता है। ठीक है। ऑप्शन 3 दोस्तों क्या आपका, खुदेड़ गीत विवाह के अवसर पर दुल्हन की विदाई के समय गाए जाते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। जो अगर खुदेड़ गीत है दोस्तों, ये आपका दुल्हन की विदाई के समय नहीं गाए जाते हैं। ये आपका जो विवाहित स्त्रियां होती हैं, ये आपका मायके की याद में गाती हैं खुदेड़ गीत। ठीक है, ये विदाई के समय नहीं गाए जाते हैं। ये आपका मायके की याद के समय गाए जाते हैं। जब विवाहित स्त्री अपने ससुराल में होती है तो मायके की याद में आपका खुदेड़ गीत गाती है। दोस्तों जो एक खुदेड़ गीत है ना आपका, इसी को आपका कुमाऊं में कहते हैं नराई गीत। क्या दोस्तों? जो आपका खुदेड़ गीत है, इसको आपका कुमाऊनी में कहते हैं नराई गीत। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए खुदेड़ गीत जो है, देखिए इसमें जो खुद लिखा है ना, खुद, इसका अर्थ ही होता है याद। ठीक है, किसी की याद में रोना। तो विवाहित स्त्रियां जब अपने मायके की याद में इस गीत को गाती हैं, ठीक है, और ये दुल्हन की विदाई के समय नहीं गाया जाता है। ठीक है, ये कब गाया जाता है? ये आपका मायके की याद में गाया जाता है खुदेड़ गीत। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन 4, मांगल गीतों को गायन जागरणों के समय किया जाता है। तो नहीं दोस्तों, जो मांगल गीत होते हैं ये मांगलिक गीत होते हैं। ठीक है, मांगलिक मतलब जो मांगलिक कार्यों में गाए जाते हैं, जैसे कि शादी के टाइम पे या फिर कोई मंगल कार्य पूजा पाठ के टाइम पे मांगलिक गीतों को गाया जाता है। ठीक है, जो जागरणों के समय गाया जाता है उन्हें बोलते हैं आपका जागर गीत। क्या दोस्तों? उन्हें कहते हैं आपका जागर गीत। तो जो मांगल गीतों का गायन है दोस्तों, वो आपका जागरणों के समय नहीं होता है। ये आपका शादी विवाह या शुभ अवसरों पर गाए जाते हैं मांगल गीत। तो इसका केवल दोस्तों ऑप्शन 1 और 2 सही है, बाकी आपका 3 और 4 गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब दोस्तों हो जाएगा कि 1 और 2 सही हैं और 3 और 4 आपका यहाँ पे दोस्तों गलत हो जाएंगे। ठीक है, आपने बाजूबंद गीत ध्यान रखना है कि पेड़ की छाव में बैठकर कौन सा गीत गाया जाता है? बाजूबंद गीत दोस्तों गाया जाता है। और खुदेड़ गीत को आपका कुमाऊं में नराई गीत कहते हैं। और खुदेड़ गीत जो है मायके की याद में विवाहित स्त्रियां गाती हैं। ठीक है, और मांगल गीत आपका शुभ अवसरों पे गाया जाता है, शादी विवाह के टाइम पर। और जो जागरों में गाया जाता है उन्हें आपका जागर गीत कहते हैं। आई होप इतना आप यहाँ से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 क्या है दोस्तों आपका? देखिए सवाल नंबर 4 है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। आपने यहाँ पे सूचियों का मिलान करना है। ठीक है, राजी जनजाति। ठीक है, तो आप बताइए राजी जनजाति का संबंध किससे है दोस्तों? सौका से, कुरी से, तोमर से या बनरौत से? तो आप जानते हैं कि जो आपकी राजी जनजाति दोस्तों, इसी को कहते हैं आपका बनरौत। तो ऑप्शन ए का मिलान करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 4 से। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए का मिलान 4 से कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए, तो यहाँ पे देखिए सी, बी और डी सब में आपका 4 4 4 जो है स्टार्टिंग में आ रहा है। ठीक है, देखिए किसी को इसके 2 जवाब भी याद होंगे ना, तो वो इजीली इसे कर सकता है। जो आपका राजी जनजाति दोस्तों, इसी को कहते हैं आपका बनरौत। ऑप्शन बी आपका भोटिया। भोटे का संबंध है दोस्तों आपका सौका से। देखिए जो सौका क्या है दोस्तों, ये आपका भोटियों की एक उपजाति है। क्या दोस्तों? भोटियों की एक उपजाति है आपका सौका। ठीक है, देखिए दोस्तों भोटियों की आपकी कई सारी उपजातियां होती हैं। इनमें से आपने 2 4 को ध्यान में रखना है। कौन कौन सी? मारछा, तोलछा, जौहरी और सोका। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि मारछा और तोलछा क्या है? तो आप बताएंगे कि मारछा, तोलछा और सौका ये आपकी भोटियों की उपजातियां हैं। क्या दोस्तों? मारछा, तोलछा और सौका और जौहरी ये सब आपकी क्या है दोस्तों? ये आपकी भोटियों की उपजाति हैं।
तो इसमें से जो ऑप्शन बी है भोटिया, इसका संबंध दोस्तों हो जाएगा सौका से, क्योंकि सौका क्या है आपकी भोटियों की एक उपजाति है। ठीक है, और कौन कौन है, मारछा, तोलछा, जौहरी, चंदौसी और इस टाइप से आपकी और भी है। इसमें आपने मेनली मारछा, तोलछा और सौका इनको तो याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी का संबंध एक से हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी है आपका थारू। देखिए जो थारू है दोस्तों, इसका संबंध हो जाएगा यहाँ पे आपका कुरी से। किससे दोस्तों, कुरी से। थारुओं के जो घराने होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े, उन्हें कहा जाता है कुरी। जैसा आपने सुना होगा कि थारू जनजाति में जो सबसे बड़ा घराना है उसे कहते हैं आपका बड़वायक। ठीक है, जो थारुओं में आपका सबसे बड़ा घराना है उसे क्या कहते हैं, उसे बड़वायक कहते हैं। तो जो कुरी क्या है, कुरी, ये घरानों को ही इनका कुरी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी का संबंध दोस्तों हो जाएगा आपका दो से। ठीक है, तो ऑप्शन डी दोस्तों बोक्सा, तो ऑप्शन डी का समझ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि तोमर से। आई होप इतना आप यहाँ से समझ गए होंगे। देखिए ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का आपका तीसरा। दोस्तों ऐसा किसमें आपका, यह आपका ऑप्शन सी में। ठीक है, देखिए जनजातियों से सवाल के बनते ही बनते हैं, तो आपने जनजातियों को अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, किसमें क्या होता है, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, आपकी थारू जनजाति। खिचड़ी नृत्य कौन करता है, आपका थारू जनजाति। इस टाइप के आपके जाराजी से, भोटिया से, जौनसारी से सवाल बनते ही बनते हैं। तो आपने इन जनजातियों को पढ़ के जाना है बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, इनको आपने ध्यान से पढ़ के जाना है, वरना समय लगा तो मैं भी इनके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, पर आप लोग इनको स्वयं एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सवाल नंबर आपका 5 पे। सवाल नंबर दोस्तों 5 क्या है आपका, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपने बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन किसकी सही व्याख्या करता है। देखिए कथन एक है आपका, श्रीनगर पर पर्वतीय कस्बा है जो अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। जो आपका श्रीनगर है दोस्तों, ये एक पर्वतीय कस्बा है जो आपका अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है। कारण दो है दोस्तों आपका, राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों जो आपके दोनों कथन है ना, ये दोनों आपके बिल्कुल सही हैं। देखिए श्रीनगर एक पर्वतीय कस्बा है जो आपका अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन दूसरा है दोस्तों, राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में स्थित है। ये भी आपका दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में जो आपका हेमवंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय दोस्तों, वो राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसकी दोस्तों जो स्थापना है वो 1973 में हुई थी। कब दोस्तों, 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। इतना भी आप दोस्तों क्या है ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेकिन आप देखिए दोस्तों, जो कथन ए है और कारण आर है, इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, नीचे वाले जो कारण है दोस्तों, इसमें ये बात कर रहा है केंद्रीय विश्वविद्यालय की। ठीक है, और कथन ए में ये बात कर रहा है कि ये पर्वतीय कस्बा है और अलकनंदा नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, दोनों बातें क्या है दोस्तों, अपने आप में अलग अलग है। ठीक है, तो कथन तो दोनों सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्यों नहीं है वो मैंने आपको बता दिया कि दोनों क्या है, अलग अलग बात कर रहे हैं। ठीक है, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात कर रहा है, तो दूसरा ये बता रहा है कि जो श्रीनगर है वो आपका अलकनंदा नदी के किनारे अवस्थित है। एक लोकेशन के बारे में बात कर रहा है, और दूसरा ये बता रहा है कि यहाँ पे क्या है, एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो कि है आपका हेमवंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना आपकी 1973 में दोस्तों हुई थी। आई होप इतना आप यहाँ से समझ गए होंगे। ठीक है, कथन वाले सवाल और कारण वाले सवाल आपके जो है काफी कंफ्यूजिंग होते हैं। इसके लिए आपको हल्का सा डीप पढ़ना पड़ता है, चीजों को हल्का समझना पड़ता है कि चीजें आपस में रिलेट कैसे होती हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि चीजों को आपस में जोड़ जोड़ के और रिलेट करके पढ़िए, ताकि जब ये सवाल कभी आपके सामने आए तो आप इन्हें इजीली कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 6 पे आपका। सवाल नंबर 6 क्या है दोस्तों आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए भी कथन वाले हैं आपके, ये सभी सवाल दोस्तों पिछले वर्षों के पेपर में आपसे पूछे गए हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, इनमें से कोई भी सवाल मैं आपके लिए खुद लेके नहीं आया हूँ। ठीक है, ये आपके 2024 में जो पेपर हुए थे ना, ये उनके सवाल है, यानी कि ये अभी लेटेस्ट में पूछे गए सवाल हैं आपके। ठीक है, इनको आप ध्यान रखिएगा, और इनमें से कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जिसे मैं खुद लेके आया हूँ। ये सभी सवाल आपके प्रीवियस ईयर के हैं, क्योंकि ये जो हमारी सीरीज है दोस्तों, ये इसी पे आधारित है कि मैं आपको यहाँ पे पिछले वर्षों के पेपर को करवा रहा हूँ, ताकि आप समझ सकें कि पेपर का पैटर्न कैसा है, पेपर में सवाल कैसे बनते हैं। ठीक है, और उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा पाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए सवाल को देखते हैं फिर से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक क्या है आपका, खुदेड़ गीत को वसंत ऋतु में मुख्य रूप से गाया जाता है। जो आपका खुदेड़ गीत है दोस्तों, जिसको आप कुमाऊं में नराई गीत भी कहते हैं। क्या दोस्तों, खुदेड़ गीत है जिसको आप कुमाऊं में नराई गीत भी कहते हैं, और ये आपका जो है विवाहित स्त्रियां मायके की याद में गाती है। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ।
देखिए कथन 2 क्या है आपका, कुमाऊनी भाषा में खुदेल को नराई कहते हैं। जी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कथन 1 और कथन 2 दोनों आपके सही हो जाएंगे, मैं आपको पहले भी इसको बता चुका हूँ। कथन 3 दोस्तों क्या है आपका, गढ़वाल में चैत को नाच का महीना भी कहा जाता है। गढ़वाल में चैत को नाच का महीना भी कहा जाता है। ये भी आपका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए ये सवाल ना एक दो बार पेपर में बना है कि किस महीने को नाच का महीना भी कहा जाता है। तो दोस्तों चैत के महीने को नाच का महीना भी कहा जाता है, इसको आप हल्का सा याद रखिएगा, ठीक है। ये एक दो बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि गढ़वाल में चैत को नाच का महीना भी कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों आपका। चौथा है दोस्तों आपका, वासंती गीत फूल देह की परंपरा को व्यक्त करते हैं। जो आपके वासंती गीत होते हैं दोस्तों, जो आपके बसंत के समय गाए जाते हैं, ये फूल देह की परंपरा को व्यक्त करते हैं। तो हाँ दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आपका कथन 1, 2, 3 और 4 ये चारों बिल्कुल आपके सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी दोस्तों इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा कि आपके जो ये चारों कथन है दोस्तों, ये बिल्कुल आपके सही हैं। आई होप इतना आप यहाँ से समझ गए होंगे। ये चारों ऑप्शनों को एक बार और ध्यान से पढ़ लेना और इन्हें याद कर लेना, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 207 क्या है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है दोस्तों आपका, ब्रह्मांड मूल रूप से चमोली जनपद के सलून डुंगरा में मनाया जाने वाला कौथिक उत्सव है। जो आपका रामायण है दोस्तों, ये मूल रूप से चमोली जनपद के सलून डुंगरा में मनाया जाने वाला एक कौथिक उत्सव है। तो हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल कथन आपका बिल्कुल सही है कि रामायण जो है दोस्तों मूल रूप से चमोली के सलून डुंगरा में मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। कथन दोस्तों क्या है इसमें, इसमें सामूहिक पूजा, देव यात्रा, लोक नाट्य, नित्य गायन आदि आयोजन होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें आपका पूजा हो गया, देव यात्रा हो गया, लोक नाट्य हो गया, नित्य गीत हो गया, ये सभी यहाँ पे इसका आयोजन किया जाता है इस मेले या उत्सव में, ठीक है दोस्तों। देखिए रामायण में से सवाल बनता है आपका कि इसे विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया। जब आपका रामायण है दोस्तों, इसे विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया, तो इसको दोस्तों 2009 में आपका विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। इतना भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, तो आपके दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। तो 1 और 2 दोस्तों क्या है आपका, कौन सा सही है, 1 और 2 आपके दोनों सही हैं, ठीक है। देखिए आपने ना इसको करते टाइम ध्यान देना है कि वो आपसे पूछ कर रहा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस पे भी आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो इसने पूछा था कौन सा सही है, दोस्तों आपके ये दोनों ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है कि रम्माण उत्सव जो है ये चमोली जनपद के सलून डुंगरा में मनाया जाने वाला एक उत्सव है और इसमें पूजा, देव यात्रा, लोक नाट्य, नृत्य गायन आदि आयोजन होते हैं, ठीक है। आई होप इतना आप यहाँ से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल नंबर आपका 8 पे। सवाल नंबर दोस्तों आपका 8 क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। जो आपका सूची 1 है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से आपने यहाँ पे सम्मिलित करना है, ठीक है दोस्तों। देखिए जो सवाल है आपका दोस्तों, ये पॉलिटी का है, ठीक है। अब ये सवाल जब मुझे यहाँ पे मिला, तो क्योंकि मैं आपके लिए कथन वाले सवाल लेके आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे कथन वाले सवाल का समय क्या हुआ कि मुझे सवाल दिखा और मुझे लगा कि मुझे ये आपको करा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है दोस्तों, काफी अच्छे ऑप्शन थे और यहाँ पे 3-4 चीजें आपकी एक ही बारी में आपके 3 से 4 डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाते, ठीक है। अनुच्छेद 13 क्या है, अनुच्छेद 29 क्या है, अनुच्छेद 20 क्या है, अनुच्छेद 24 क्या है, ठीक है। तो इनके बारे में आपको एक ही बारी में जानकारी मिल जाती, इसलिए मैं उसको यहाँ पे आपके लिए लेके आ गया, ठीक है। तो देखिए इनका मिलान करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अनुच्छेद 13 दोस्तों, अनुच्छेद 13 का संबंध किससे है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखिए जिन बच्चों को ना एक या दो अनुच्छेद भी पता होंगे ना इनमें से, जो सूची आपकी एक है इसमें से अगर उन्हें एक दो अनुच्छेद भी याद होंगे ना, तो वो यहाँ पे इजिली नंबर खींच सकते हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि आप बस पढ़ते रहिए, ठीक है। क्या पता आप किस जगह पे वो चीज आपके काम आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अनुच्छेद 13 का संबंध दोस्तों किससे है, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे हल्के से ऑप्शन दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको भी इजी रहे देखने में। देखिए यहाँ पे अब आप इजीली ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 13 का संबंध दोस्तों किससे है। देखिए अनुच्छेद 13 का संबंध है आपका मूल अधिकारों से असंगत या उनके अल्पीकरण करने वाली विधियों से। तो अनुच्छेद 13 का संबंध दोस्तों किससे है आपका, ऑप्शन 2 से, ठीक है। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों से संबंधित आपका अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 29 का संबंध दोस्तों किससे है, अनुच्छेद 29 का संबंध दोस्तों आपका अल्पसंख्यकों से, ठीक है। तो अनुच्छेद 29 का संबंध आपका अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। जो आपका अल्पसंख्यक वर्गों जो आपका अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दोस्तों, वो आता है आपका अनुच्छेद 29 में, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 20 ये काफी बच्चों को पता होगा कि अनुच्छेद 20 का संबंध है दोस्तों आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। तो सी का हो जाएगा दोस्तों 4 कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। और आपका अनुच्छेद 24 ये भी काफी सारे बच्चों को पता होगा, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। देखिए अनुच्छेद 24 हो गया, 20 हो गया, ठीक है। ये दो तो ऐसे अनुच्छेद है जो हर बच्चे को पता होने चाहिए।
ठीक है। अनुच्छेद 20 का संबंध है आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 24 का संबंध दोस्तों आपका है कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। ठीक है, तो आई होप आपको चल गया होगा पता है कि इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए का दूसरा। देखिए ए का दूसरा आपका खाली ऑप्शन सी में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए ए का दूसरा ऑप्शन सी में ही है सिर्फ। बी 29 का आपका 3, ठीक है, बी का 3, देखिए बी का 3, और सी का 4, सी का 4, और डी का 1 और डी का 1। देखिए ऑप्शन सी में ही आपका ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को पता होता ना कि अनुच्छेद 13 का संबंध किससे है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों से, तो आई थिंक वो उसको एक ही सेकंड में कर देता, क्योंकि देखिए सूची ए के नीचे जो है दूसरा जो है एक ही ऑप्शन में है और वह है आपका सी में। ठीक है, ये एक का एक ही सही जवाब है, वो है आपका सी में। आई होप दोस्तों इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका 9 पे। सवाल नंबर 9 है दोस्तों आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद काल में नर्तक व नर्तकियों के लिए बजदार कर था। देखिए ये सवाल जो है दोस्तों आपका रिपीट हो गया है। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ कि नर्तक और नर्तकियों के लिए बजदार कर नहीं था। नर्तक और नर्तकियों से जो कर लिया जाता था उसका नाम था दोस्तों बाजनिया कर। क्या था दोस्तों? बाजनिया कर। ठीक है, ये आपको यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। और महाजन से कोई भी कर नहीं लिया जाता था। तो इसके एक और दो दोनों ऑप्शन क्या थे दोस्तों? गलत थे। ठीक है, इसको हम ऊपर कर चुके हैं, यहाँ पे रिपीट हो गया है। ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं। सवाल नंबर आपका 10 पे दोस्तों। देखिए सवाल नंबर 10 दोस्तों क्या है आपका? सवाल नंबर 10 है दोस्तों आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? जो आपसे पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी जो है दोस्तों दी गई है। तो आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 19 का संबंध है दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। ठीक है, देखिए जितने भी यहाँ पे अनुच्छेद लिखे गए हैं सभी आपके इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अनुच्छेद 19 का संबंध दोस्तों आपका किससे है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से, यानी कि आपको जो है भाषण की और अभिव्यक्ति की क्या स्वतंत्रता आपको दी गई है अनुच्छेद 19 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 21 क्या है दोस्तों आपका? अनुच्छेद 21 दोस्तों आपका आता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में। किसमें दोस्तों? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है आपकी अनुच्छेद 21 से संबंधित। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी आप बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद दोस्तों 29 है आपका अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। क्या दोस्तों? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण भी आपका आता है अनुच्छेद 29 में। ये सवाल भी हम ऊपर यहाँ पे आपको बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, और ये सवाल जो है आपका आर ए आर में भी पूछा गया था। ठीक है, इसको भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी है दोस्तों आपका अनुच्छेद 51। इसका संबंध है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि से। क्या दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि से। देखिए आपसे अनुच्छेद 51 क पूछेगा तो आप बताएंगे मूल कर्तव्यों से। क्या दोस्तों? 51 आपका जो क पूछेगा तो आप बताएंगे मूल कर्तव्यों से, जो कि आपके आते हैं भाग 4 में। ठीक है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। आपके मूल कर्तव्य किसमें आते हैं दोस्तों? भाग 4 में आते हैं आपका, और अनुच्छेद 51 क में आते हैं आपके मूल कर्तव्य। ठीक है, देखिए जो आपका ऑप्शन बी है अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 21 आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से। किससे? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से। लेकिन अनुच्छेद 21 को पूछेगा, जो कि आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 6 से 14 वर्षों की बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा से। क्या दोस्तों? 6 से 14 वर्षों तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा किसमें है आपकी? अनुच्छेद 21 क में। ठीक है, तो आपने अनुच्छेद 21 क भी ध्यान रखना है और अनुच्छेद 51 का क भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपके काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, आई होप इतना आप दोस्तों यहाँ से समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए आपका इतना ही काफी है। देखिए कथन वाले सवाल थे। ठीक है, मैंने काफी आपको समझा भी दिया है, क्योंकि थोड़ा टाइम खाते हैं, काफी लंबे सवाल होते हैं यहाँ पे, आपको हर एक कथन को समझाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आप इनको 10 सवाल ना समझे, आप समझे कि आपने 15 से 20 सवाल यहाँ पे कर ही लिए हैं इजीली। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको काफी चीजें यहाँ पे समझाई हैं, और यही होता है कथनों का फायदा, कि आपको काफी चीजें समझ में एक ही बारी में आ जाती हैं। ठीक है, कथन काफी सारे होते हैं, तो इजीली आप वहाँ पे काफी चीजों को एक साथ समझ जाते हैं। ठीक है, तो सवाल कम थे लेकिन अच्छे थे, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई भी परेशानी होती है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं आप सभी की कमेंट को देखता हूँ, उनका रिप्लाई भी करता हूँ जिनका जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।